हेलो दोस्तों, वेलकम टू इजी लर्न विद सौरभ यूट्यूब चैनल। जैसा कि इस यूट्यूब चैनल पर मैं आपको साइकोलॉजी का कंप्लीट कोर्स पढ़ा रहा हूं, इसी क्रम में मैंने डिफेंस मैकेनिज्म टॉपिक को अपने यूट्यूब चैनल पर पूरा कंप्लीट पढ़ा दिया है। इस टॉपिक को मैंने 7 वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करा है। अगर आप डिफेंस मैकेनिज्म टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल से उन 7 वीडियोस को देखकर डिफेंस मैकेनिज्म पार्ट को कंप्लीट पढ़ सकते हैं। इसके बाद मैंने अपने इस यूट्यूब चैनल पर मनोविज्ञान में जो महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांत है उस टॉपिक को चालू किया है, जिसमें मैंने पहला सिद्धांत जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत लिया है। इस सिद्धांत को पढ़ाने के लिए मैंने इस सिद्धांत को 5 भाग में बांटा है, अर्थात मैं सिद्धांत को आपको 5 पार्ट में पढ़ाऊंगा। चूँकि जीन पियाजे का सिद्धांत बहुत बड़ा है, इसमें बहुत सारी बालकों की विशेषताएं हैं अलग अलग उम्र में। इस सिद्धांत को हम बड़े ही डिटेल में कंसेप्ट वाइज पढ़ेंगे। इस वजह से मैंने इस सिद्धांत को 5 पार्ट में कंप्लीट कराने का सोचा है। अभी तक मैंने इस सिद्धांत की 3 वीडियो कंप्लीट डाल दी है। आज इस सिद्धांत की मैं चौथी वीडियो डाल रहा हूं, जिसमें मैं संज्ञानात्मक विकास की तीसरी अवस्था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज बोला जाता है, जिसका टाइम पीरियड 7 से 11 वर्ष होता है, उसके बारे में चर्चा करूंगा। अगर जो भी मेरा नया व्यूवर इस वीडियो को देख रहा है तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने जीन पियाजे की पिछली 3 वीडियो नहीं देखी है तो आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। उसके बाद आपको आज की ये वीडियो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगी और जीन पियाजे का सिद्धांत आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ पाओगे। तो आइए जानते हैं जीन पियाजे की तीसरी अवस्था, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की तीसरी अवस्था, जिसका इंग्लिश में तो नाम है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, लेकिन इसको हिंदी में बोला जाता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसका इंग्लिश का ही नाम याद रखें। क्यों? क्योंकि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का दूसरा नाम होता है स्थूल संक्रियात्मक अवस्था। कहने का मतलब ये है इस अवस्था के नाम बदलते रहते हैं, इसलिए आप इंग्लिश वाला नाम याद रखें, ये नहीं बदलता। इंग्लिश में यही ऑप्शन मिलेगा और पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल रहता है, तो आपको टिक करने में या ऑप्शन चूज़ करने में बड़ी ही आसानी होगी अगर आप इसका इंग्लिश नाम आसानी से याद कर लेते हैं। अब देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया है जीन पियाजे ने अपने बच्चों पर प्रयोग किए थे, स्वयं के 3 बच्चों पर प्रयोग किए थे, लॉरेंट, ल्यूसिन तथा जैकलिन पर। इन्होंने 16 वर्ष तक अपने बच्चों का अध्ययन किया, निरीक्षण करा, उनको देखा कि बालक कौन सी ईयर में, यानी जब बालक जितने साल का होता है उस साल में वो कौन कौन सी क्रियाएं कर रहा है, उन विशेषताओं का अध्ययन किया, तब जाके 16 साल बाद इन्होंने अपना सिद्धांत दिया। अब देखते हैं तीसरा, जो इनकी तीसरी अवस्था है सिद्धांत की, इसका टाइम पीरियड कितना होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस सिद्धांत की तीसरी अवस्था समझने से पहले आपको इस अवस्था का नाम याद होना चाहिए। तो एक बार आप इसका नाम बोलिए, क्या है? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। तो आपको इस अवस्था का नाम याद होना चाहिए। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इस अवस्था का टाइम पीरियड भी आपको याद होना चाहिए। तो आपको याद रखना है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल जो स्टेज होती है इसका टाइम पीरियड कितना होता है, 7 साल से लेके 11 साल तक का बालक कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आ जाता है। इसका मतलब ये हुआ, कोई बालक अगर 7 साल का है या 8 साल का है या 9 साल का है या 10 साल का है या 11 साल का है, तो वो कौन सी स्टेज में आ जाएगा? जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की तीसरी अवस्था, जिसे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज बोला जाता है। हिंदी में से मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या स्थूल संक्रियात्मक अवस्था बोला जाता है। इस अवस्था में बालक माना जाएगा। तो आपको इस अवस्था का नाम याद हो गया, इस अवस्था का टाइम पीरियड याद हो गया। अब हम इस अवस्था की ये बोर्ड पर जितनी सारी विशेषताएं लिखी हुई है इन सबको बहुत आसान भाषा में और बहुत अच्छी तरीके से डीप में जाके समझेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ से कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। संरक्षण हो गया, विकेंद्रीकरण हो गया, विलोम्यता हो गया, ये प्रश्न तो ऐसे हैं जो रेगुलर हर साल पेपर में पूछे ही जाते हैं और इनमें से कई विशेषताओं पर प्रश्न तो रिपीट भी होते हैं। कुछ विशेषताएं ऐसी है जिन पर अभी तक कोई प्रश्न पूछा नहीं गया, लेकिन पूछे जाने की पूरी संभावना है। इसलिए मैंने इस अवस्था में बालक में जो जो विशेषताएं पाई जाती है मैंने सारी विशेषताओं को यहाँ पर लिख दिया है। अगर आप ये पूरी विशेषता पढ़ लेते हो तो आपके जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की जो तीसरी अवस्था है, जिसे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज बोला जाता है, आपकी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। इससे पहले मैंने 2 अवस्थाएं पढ़ा दी है, जिनका नाम था सेंसर मोटर स्टेज यानी संवेदीगामक अवस्था, जिसका टाइम पीरियड 0 से 2 वर्ष होता है। उसके बाद मैंने दूसरी अवस्था भी बड़ी डीप में पढ़ाई
थी जिसका नाम था प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं। इसका टाइम पीरियड 2 से 7 वर्ष होता है। जिस तरीके से आज मैं डिटेल में इस अवस्था को पढ़ाऊंगा, वैसे ही मैंने पिछली वीडियोज़ में उन दोनों अवस्था को डिटेल में पढ़ा रखा है। अगर कोई नया व्यूवर इस वीडियो को देख रहा है तो वो उन दोनों अवस्थाओं को भी डिटेल में पढ़ सकता है। उसके बाद आप इसको पढ़ोगे तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो अब देखिए, इस अवस्था की हम विशेषताओं को जानते हैं और इन अवस्था की विशेषताओं पर विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं। तो देखो, इस अवस्था का आपको नाम समझ में आया। हिंदी में भी नाम याद रख सकते हो, लेकिन इंग्लिश में नाम याद करना मस्ट है अगर 1 नंबर लेना चाहते हो तो। उसके बाद दूसरा, इसका टाइम पीरियड आपको याद होना चाहिए कि 7 से 11 वर्ष का जो बालक होता है वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आता है। तीसरा प्रश्न इसमें यह बन जाता है कि जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है ये जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की कौन से नंबर की अवस्था है। तो आपको याद रखना है, ये जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की तीसरे नंबर की अवस्था है। ठीक है, क्योंकि पहली अवस्था का नाम तो क्या था, संवेदीगामक अवस्था। दूसरी अवस्था का नाम क्या था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तीसरी अवस्था का नाम है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। चौथी अवस्था का नाम है औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इस प्रकार से आपको यह भी याद रखना है कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की तीसरी महत्वपूर्ण अवस्था है। अब मेरी बात सुनिए, इस अवस्था पर जीन पियाजे ने सबसे ज़्यादा अध्ययन किया। इस अवस्था में बालक में सबसे ज़्यादा विशेषताएं हैं। पूरी विशेषताओं को नोटिस करके लिखा है इसमें जीन पियाजे ने। अगर ये प्रश्न कभी पूछा गया कि जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं में सबसे ज़्यादा अध्ययन या सबसे ज़्यादा टाइम किस अवस्था को दिया, तो आप बड़ी आसानी से बता पाओगे कि वो दिया था कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज को। इस अवस्था पर विस्तृत रूप से बड़ी ही बारीकी से अध्ययन किया जीन पियाजे ने। अब देख लेते हैं हम इनकी विशेषताओं को। तो 7 से 11 वर्ष, ये आपको पता ही है, इसका टाइम पीरियड होता है। दूसरी अवस्था देखिए, ठोस व मूर्त आधारित तार्किक चिंतन का विकास। इस लाइन का मतलब मैं आपको पहले बताऊं, इससे पहले मैं इन शब्दों का मतलब बताना चाहूँगा। ठोस, यहाँ पर ठोस का मतलब ये है जिन वस्तुओं को बालक आंखों से देख पा रहा है वो वस्तुएं ठोस है। जैसे मैं इस व्हाइट बोर्ड को देख पा रहा हूँ, ये ठोस है। मैं इस डस्टर को देख पा रहा हूँ तो बालक के लिए ठोस है। मैं इस माइक को देख पा रहा हूँ तो बालक के लिए ठोस है। मैं इस मार्कर को देख पा रहा हूँ तो ये बालक के लिए चीज़ क्या है, ठोस। तो ठोस का मतलब वो है जिन चीज़ों को बालक अपनी आंखों से देख ले वो ठोस है। मूर्त, मूर्त का मतलब होता है जो चीज़ें हमें दिखाई दे, जो चीज़ें हमें दिखाई दे वो मूर्त है। जैसे ये बोर्ड क्या है, मूर्त है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। तो जो चीज़ें देख कर बालक सोच रहा है वो कौन सी चीज़ हो गई, मूर्त हो गई। अब देखिए, अब इस लाइन को पढ़िए, ठोस व मूर्त आधारित तार्किक चिंतन का विकास। इसका मतलब ये है कि बालक ठोस वस्तुएं जिन्हें वो देख पा रहा है, मूर्त मतलब जो उसके सामने है, उन पर कौन सा चिंतन करता है, तार्किक चिंतन कर लेता है। तो देखिए, कॉमन सेंस लगाइए, अवस्था का नाम है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, तो बच्चा मूर्त चिंतन ही तो करेगा। तो इस लाइन का मतलब ये हो गया, अगर बच्चे के सामने कोई चीज़ है, बच्चे के सामने कोई जंतु है, बच्चे के सामने कुछ भी हो, अगर वो उसको देख रहा है, वो उसको दिख पा रही है चीज़, तो वो उसके ऊपर चिंतन कर सकता है। अगर मैं एक बालक को कुत्ता दिखा दूँ तो वो बालक उस कुत्ते को देखेगा और चिंतन करेगा, ये तो वही कुत्ता है जो सुबह सुबह मैं घूमने जाता हूँ तो मुझे मिलता है, शाम को ये कुत्ता हमारे घर पर रोटी खाने आता है और जो हमारे घर पर कोई दूसरे जानवर आते हैं तो ये कुत्ता उनको भौंक कर भगा देता है। तो बालक उस कुत्ते को सोचकर विचार कर रहा है, सोच रहा है, इसको ही बोलते हैं ठोस व मूर्त आधारित तार्किक चिंतन। लेकिन ध्यान रहे, इस अवस्था में बालक किसी चीज़ को देख कर ही चिंतन करेगा। वो चीज़ उसके सामने होगी तभी वो उसके बारे में सोचेगा। जैसे मान लो बालक के सामने हाथी आ जाए, उसने हाथी को देखा, फिर वो बोलता है अरे ये कितना बड़ा हाथी है, इसकी सूंड कितनी बड़ी है, इसकी सूंड से तो ये पत्तियाँ आसानी से तोड़ सकता है, अरे ये हाथी तो अगर किसी के ऊपर पैर रख दे तो उसका कचूमर बना सकता है। तो बालक उस हाथी को देख रहा है और चिंतन करता जा रहा है। तो ये क्या कहलाता है, ठोस व मूर्त आधारित वस्तुओं पर तार्किक चिंतन का विकास। इस अवस्था की विशेषता होती है। ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। इसके बाद हम अगली विशेषता देखते हैं, इसी से रिलेटेड है अगली विशेषता, तार्किक चिंतन की अवस्था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार लगा लीजिए इस पे। कई बार पूछा गया है कि जीन पियाजे की जो चारों अवस्थाएं होती है संज्ञानात्मक विकास की, उसमें तार्किक चिंतन की अवस्था के नाम से किस अवस्था को जाना जाता है। तो आपको नाम याद रखना है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था अर्थात कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज को तार्किक चिंतन की अवस्था कहा जाता है। यहाँ लिखा हुआ है ना, ठोस व मूर्त आधारित तार्किक चिंतन का विकास। लेकिन एक कन्फ्यूजन सभी को रहता है, अगर आप साइकोलॉजी पढ़ते हैं ध्यान से
तो कई बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है, वो कन्फ्यूजन मैं दूर कर देता हूँ आपका। जब आप चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ोगे, जब आप बाल विकास पढ़ोगे, तो उसमें 3 अवस्थाएं आप पढ़ लेते हो, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। तो उसमें जो किशोरावस्था होती है उसका टाइम पीरियड रहता है 12 से 18 वर्ष, उसको बोला जाता है तार्किक चिंतन की अवस्था, वो बोला जाता है चाइल्ड डेवलपमेंट में। लेकिन जीन पियाजे ने क्या किया, जीन पियाजे ने जो अपनी तीसरी अवस्था बताई जिसका टाइम पीरियड 7 से 11 होता है, इसको इन्होंने तार्किक चिंतन की अवस्था कहा है। तो ध्यान रखिए, अगर आता है कि जीन पियाजे के अकॉर्डिंग तार्किक चिंतन की अवस्था कौन सी है, तो तीसरे नंबर की, और उसमें टाइम पीरियड कितना है 7 से 11। लेकिन अगर सिर्फ ये लिखा आता है तार्किक चिंतन की अवस्था कौन सी है, और ऑप्शन ऐसे आते हैं बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था, तो आंसर आएगा किशोरावस्था। क्योंकि बाल विकास में, चाइल्ड डेवलपमेंट में तार्किक चिंतन की अवस्था किशोरावस्था को माना गया है, जिसका टाइम पीरियड होता है 12 से 18। लेकिन जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में जो संज्ञानात्मक विकास की तीसरी अवस्था है, जिसे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज बोला है, उसको ही इन्होंने बोला है तार्किक चिंतन की अवस्था। आई होप आपका ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। इसके लिए मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। अगर प्रश्न यह आता है तार्किक चिंतन की अवस्था है, तो आप लगा दोगे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अगर प्रश्न यह आता है मूर्त तार्किक चिंतन की अवस्था है, तो भी आप ये लगा दोगे। अगर आता है ठोस तार्किक चिंतन की अवस्था है, तो भी आप ये लगा दोगे, क्योंकि मूर्त व ठोस यहाँ दोनों लिखा हुआ है ना। लेकिन अगर पेपर में प्रश्न यह आ गया अमूर्त तार्किक चिंतन की अवस्था है, अमूर्त तार्किक चिंतन की अवस्था है, तो इसमें कौन सी अवस्था आ जाएगी जीन पियाजे की? चौथी अवस्था, जिसका नाम ही है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो ध्यान रखना, अगर तार्किक के आगे कभी अमूर्त शब्द लगा मिल जाए तो वो जीन पियाजे की चौथी अवस्था की बात हो रही है, जिसका नाम होता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। बाकी फिर अगर ये आता है तो आप तीसरी स्टेज के साथ जा सकते हो। आई होप आपको ये वाला कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। इसके बाद हम देखते हैं, इस अवस्था में बालक में पलटावी चिंतन पाया जाता है। पलटावी चिंतन का इंग्लिश नाम मैंने यहाँ लिख रखा है। पलटावी चिंतन के हिंदी में और भी नाम है। इसको व्युत्क्रमणशील चिंतन भी बोलते हैं, इसको उत्क्रमणशील चिंतन भी बोलते हैं। उत्क्रमणीय चिंतन क्यों बोलते हैं मैं वो बता देता हूँ। अगर आपने रसायन विज्ञान का नाम सुना है तो उसमें क्या होता है, रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। तो जो अभिक्रिया इधर से इधर जाती है या इधर से इधर जाती है, दोनों तरफ चल जाती है, उसको ही बोलते हैं उत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय अब देखिए कैसे, पानी से बर्फ़ बन जाता है और बर्फ़ से पानी बन जाता है, मतलब इधर से उधर, उधर से इधर हो जाता है, तो चीज़ें इधर उधर हो रही है ना, इस वजह से इसको बोलते हैं पलटावी चिंतन या उत्क्रमणीय चिंतन। लेकिन अभी देखते हैं कि इस शब्द का मतलब चिंतन से कैसे है। मैंने बताया था पिछली वाली अवस्था में कि बालक में अपलटावी चिंतन पाया जाता है। इससे पहले वाली जो अवस्था थी उसमें कौन सा चिंतन पाया जाता है? अपलटावी। अपलटावी में क्या होता है, बालक आपसे एक से लेकर 10 तक गिनती सुना देगा, लेकिन आप उससे बोलो उल्टी सुना भाई, अब वो उल्टी नहीं सुना पाएगा। कौन सी अवस्था में? प्री ऑपरेशनल स्टेज में, जिसका टाइम पीरियड 2 से 7 था। लेकिन इस अवस्था में कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बालक में पलटावी चिंतन है। वो सीधी गिनती भी सुना सकता है आपको और उल्टी गिनती भी सुना सकता है। आप उस बालक से बोलिए 1 से लेकर 20 तक गिनती सुना, बालक 1 से लेकर 20 तक गिनती सुनाएगा। अब आप बालक से बोलिए एक काम कर 20 से लेकर 1 तक उल्टी गिनती सुना, तो बालक आपको वही गिनती पलट के सुना देगा। इसको ही बोलते हैं पलटावी चिंतन। तो बालक में पलटावी चिंतन पाया जाता है। आप इसको एक इस तरीके से समझ सकते हो, मैं अच्छे से समझा देता हूँ। जैसे आपने बालक से बोला कि भाई a + b = 5, आपने बालक से बोला a + b = 5। फिर आप बालक से पूछो b + a = कितना, तो बालक क्या बोलेगा? 5। तुरंत बोलेगा, क्यों? वो बोलेगा भैया आपने चीज़ें पलट दी, आपने चीज़ें पलट दी, तो वो इस चीज़ का मतलब समझ पा रहा है। इसको ही बोलते हैं पलटावी चिंतन। आई होप आपको ये वाला कंसेप्ट भी समझ में आया होगा और ये वाली विशेषता भी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी कि पलटावी चिंतन क्या होता है। इसके आप अदर नाम लिख सकते हैं व्युत्क्रमणशील चिंतन या उत्क्रमणीय चिंतन। इंग्लिश में इसका नाम मैंने यहाँ पर लिख दिया है, पीछे थिंकिंग आप लगा लेना। आई होप ये वाली विशेषता भी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। इसके बाद हम अपनी अगली विशेषता पर चलते हैं जो इस अवस्था में पाई जाती है। यहाँ लिखा हुआ है संरक्षण। संरक्षण का हिंदी में दूसरा नाम होता है संधारण, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसका इंग्लिश वाला नाम ही याद रखें। कंजर्वेशन ये कभी चेंज नहीं होता, ऑप्शन में कंजर्वेशन ही मिलेगा। लेकिन संरक्षण संधारण मैंने 2 नाम पढ़े हैं। साइकोलॉजी में हिंदी में 3, 4, 5 कितने भी नाम वो बना सकता है। अगर आप हिंदी वाले नाम पढ़ जाओगे और मान लो ये दोनों नाम ना मिले और कोई तीसरा नाम दे दे जो मुझे खुद नहीं पता,
तो मैं खुद कन्फ्यूज़ हो जाऊंगा अगर वो तीसरा नाम मुझे पता नहीं होगा तो। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप तो इंग्लिश वाले नाम के साथ जाए, बार बार 3-4 नाम याद करने ही नहीं है, एक नाम याद करो, कंसेप्ट क्लियर। तो आपको क्या याद रखना है? कंजर्वेशन। अब देख, प्रश्न ये पूछा जाता है संरक्षण का गुण जीन पियाजे की कौन सी अवस्था में पाया जाता है? तो आपका आंसर होगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। अब ये देख लेते हैं कि भाई संरक्षण का मतलब होता क्या है। संधारण जिसे कंजर्वेशन बोलते हैं, इसका मतलब वास्तव में होता क्या है? देखो मैं इसको आपको डिटेल में बताता हूँ। संरक्षण संधारण का मतलब ये है कि अगर मैं बालक को ये दोनों चीज़ बता दूँ, मैं बालक को ये बोतल बताता हूँ और मैं बालक को ये डब्बा बताता हूँ। अब मान लीजिए इसमें भी 1 लीटर पानी आ जाएगा इस बोतल में, और इस डब्बे में भी 1 लीटर पानी आ जाएगा। अब मैं बालक से पूछूंगा, ए बालक मुझे ज़रा बताना दोनों में से किस में ज़्यादा पानी है? तो पता है बालक का जवाब क्या होगा? वो बोलेगा भैया दोनों में बिल्कुल बराबर पानी है। वो ही बोलेगा दोनों में बिल्कुल बराबर पानी है। अब वो इन चीज़ों का मतलब समझ चुका है कि इसकी हाइट ज़्यादा है, इसका मतलब ये नहीं इसमें ज़्यादा पानी आएगा। अब वो इस चीज़ को समझ गया है, इसकी हाइट ज़्यादा है तो इसकी चौड़ाई ज़्यादा है, इसकी मोटाई ज़्यादा है, इसका और इसका आयतन बराबर है। तो इसका मतलब ये है, अब बालक ऐसी चीज़ें नहीं बोलेगा कि ये बोतल लंबी है तो इसमें ज़्यादा पानी में आएगा और ये क्या नाम है डब्बा छोटा है तो इसमें कम पानी में आएगा। बालक क्लियर बोलेगा कि भैया दोनों में बराबर पानी आएगा, सही को सही बताएगा, गलत को गलत बताएगा, चीज़ों में अंतर करना सीख जाएगा। तो यही होता है संरक्षण और संधारण। आई होप आपको संरक्षण और संधारण जैसे कंजर्वेशन बोलते हैं ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। सपोज कीजिए मेरे पास 1 किलो रुई है, 1 किलो रुई है, और एक किलो रुई मतलब इतनी सारी, क्योंकि रुई का डेंसिटी बहुत कम होती है तो वो बड़ी बड़ी होती जाती है, इतनी सारी रुई इकट्ठी कर ली, और मेरे पास 1 किलो का वाट है। अब मैं बालक से पूछूंगा भाई बताना ज़रा किस में ज़्यादा वजन है? तो बालक बोलेगा दोनों में बराबर वजन है। वो बोलेगा क्योंकि दोनों को मैं तोल रहा हूँ, दोनों को पकड़ रहा हूँ तो मुझे बराबर ही महसूस हो रहा है। तो बालक तर्क भी दे रहा है मूर्त रूप से। क्यों? कहाँ पर लिखा है मूर्त? ये रहा, मूर्त रूप से, क्योंकि वो रुई को भी देख रहा है, वो बाट को भी देख रहा है, पकड़ रहा है, महसूस कर रहा है, बोल रहा है कि दोनों में बराबर वजन है। इस वजह से बोल सकते हैं कि इसमें संरक्षण अर्थात कंजर्वेशन का गुण पाया जाता है। आई होप आपको संरक्षण और संधारण जिसे कंजर्वेशन बोलते हैं ये भी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ये 4 से 5 बार पूछा गया प्रश्न है और कई बार तो रिपीट हो जाता है ये प्रश्न कि संरक्षण का गुण जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था का गुण है? तो इसका आंसर होता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसका टाइम पीरियड होता है 7 से 11 वर्ष। इसके बाद हम अगली विशेषता को जान लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है आत्म केंद्रिता, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है ईगोसेंट्रिज्म को छोड़ना। ईगोसेंट्रिज्म मैंने कल बताया था। ईगोसेंट्रिज्म का मतलब ये होता है अगर बालक ने सोच लिया मेरे लिए ये चीज़ सही है तो वो किसी की भी बात नहीं मानता, फिर उसको वही सही लगता है। मतलब बालक जो बोलता है, बालक ये सोचता है कि मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है, भले ही उसके बड़े उसको समझाया भाई तू गलत बोल रहा है, तो वो बड़ों को ही गलत बोलना शुरू कर दिया कि आप गलत बता रहे हो, मैं जो सोच रहा हूँ वो ही सही है। बालक स्वयं को ही सही मानता है और दूसरों की समझाइश को वो अनसुना कर देता है और स्वयं को ही सही मानता है। इसको ही बोलते हैं आत्म केंद्रिता या ईगोसेंट्रिज्म। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है आत्म केंद्रिता या ईगोसेंट्रिज्म को छोड़ता है बालक, उसमें ये पाई नहीं जाती। ये तो मैंने कल आपको बताया था। ईगोसेंट्रिज्म कौन सी अवस्था की विशेषता है? वो है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं, जिसका टाइम पीरियड 2 से 7 वर्ष होता है। ये उस अवस्था की विशेषता है। लेकिन जब बालक बड़ा हो गया, अब वो 7 से 11 वर्ष का हो गया, तो उसने अपनी इस आदत को छोड़ दिया। अब बालक के पापा उसको बताएंगे कि भाई क्या सही है क्या गलत है, तो बच्चा माता पिता की बात मान लेगा, अपने बड़ों की बात मान लेगा। अब मान लेगा, अब बालक में ये चीज़ नहीं आएगी कि जो मैं बोल रहा हूँ वही सही है। बालक अपनी जिद पर अड़ा नहीं रहेगा। इसका मतलब ये है बालक आत्म केंद्रितता या ईगोसेंट्रिज्म का जो गुण है उसको छोड़ना शुरू कर देता है। जबकि ये गुण किस में पाया जाता है? ये तो पाया जाता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसे प्री ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं। आई होप ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद हम देख लेते हैं वस्तुओं के वर्गीकरण एवं समूहीकरण का गुण पाया जाता है कौन सी अवस्था में? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। इस लाइन का मतलब क्या है? बहुत प्यारी लाइन है और ये प्रश्न 2 बार पूछा गया है। एक बार DSSS में पूछा गया है और एक बार यूपी टेट में पूछा गया है। यूपी टेट में कैसे पूछा गया था मैं बता देता हूँ। यूपी टेट में वर्गीकरण शब्द नहीं आया था। यूपी टेट में वर्गीकरण शब्द नहीं आया था। यूपी टेट में शब्द आया था, उसका नाम आया था वर्ग समूहन। वर्ग समूहन मतलब वर्गों में बांट देना, समूह में बांट देना, या वर्ग का समूहीकरण कर देना, वर्ग समूहीकरण कहलाता है।
तो प्रश्न ये पूछा गया था, वर्ग समूहीकरण किस अवस्था का गुण है? वो चारों ऑप्शन थे, संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो उसका आंसर था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अब देख लेते हैं इस लाइन का मतलब क्या है। वस्तुओं के वर्गीकरण एवं समूहीकरण का गुण। अब है ना, मैंने बालक को बुलाया जो 7 से लेकर 11 वर्ष के बीच का है या इतनी उम्र का है। मैंने उसको रबड़ दिया, कटर दिया, पेंसिल दिया, ड्राम बॉक्स दिया। फिर मैंने उसको क्या दिया, एक छिपकली दी, एक चूहा दिया, एक बिल्ली दी, और एक कबूतर दिया, और एक कुत्ता दिया, एक मेंढक दिया। मैं बालक से बोलूँगा भाई इनका समूहीकरण कर दे, इनका वर्गीकरण कर दे। तो पता है बालक क्या करेगा? कटर, रबड़, पेंसिल, पुष्प स्केल जो होती है, ड्राम बॉक्स होता है, उनको तो एक साइड रख देगा, और जो ही मैंने छिपकली, मेंढक, कुत्ता, बिल्ली, कबूतर, ये असली वाले दिए सजीव, और उनको क्या करेगा बालक? अलग कर देगा। अब मैं बालक से पूछूंगा भाई ये तूने अलग अलग कैसे करे, बताना जरा। तो वो बोलेगा भैया जो मैंने कबूतर, बिल्ली, कुत्ता, खरगोश, मेंढक आपने दिए, इनको अलग इसलिए किया है क्योंकि ये तो सजीव है, और जो मैंने आपने रबड़, कटर, पेंसिल, स्केल, ड्राम बॉक्स दिया है, ये मैंने इनको अलग इसलिए किया है क्योंकि ये तो निर्जीव है, ये तो वस्तुएं हैं। तो बालक ने क्या कर दिया, इतनी सारी जो मैंने चीज़ें दी थी उनके 2 समूह बना लिए, समूह बना के उनको अलग अलग वर्गों में बांट दिया। तो इसको ही तो बोलते हैं कि वस्तुओं के वर्गीकरण एवं समूहीकरण का गुण बालक में आ जाता है। जैसे बालक को 4 लड़के और 6 लड़कियां दे दो छोटी छोटी, और उनसे बोलो कि भाई इनका ग्रुप बना, तो बालक लड़कियों को अलग कर देगा और लड़कों को अलग बोल देगा, और बोलेगा भैया ये मैंने वर्ग समूहीकरण कर दिया, इसमें लड़कों का ग्रुप ये रहा और लड़कियों का ग्रुप ये रहा। तो बालक इस अवस्था में समूहीकरण और वर्गीकरण कर लेता है। तो ये किस अवस्था की विशेषता हो गई? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अर्थात कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसका टाइम पीरियड होता है 7 से 11। आई होप ये वाला कंसेप्ट भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद हम इस अवस्था की अगली विशेषता को पढ़ते हैं। यहाँ लिखा हुआ है विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण का इंग्लिश में नाम होता है डिसेंटरिंग या डिसेंट्रेशन। डिसेंटरिंग या डिसेंट्रेशन। अगर आप में से कुछ लोगों ने अगर मेरी कल की वीडियो देखी होगी तो मैंने वहाँ पर आपको एक शब्द लिखवाया था केंद्रीकरण, जिसको सेंट्रेशन बोलते हैं। तो विकेंद्रीकरण क्या हुआ? केंद्रीकरण के जस्ट अपोजिट जो प्रक्रिया होती है उसको ही विकेंद्रीकरण कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में डिसेंटरिंग या डिसेंट्रेशन कहा जाता है। अब देखिए कल की वीडियो अगर आपने ध्यान से देखी होगी तो मैंने केंद्रीकरण का मतलब बताया था। तो आप में से किसको याद है केंद्रीकरण का मतलब क्या होता है? सोचो जरा। मैंने केंद्रीकरण का मतलब क्या बताया था कि बालक के सामने अगर कोई भी वस्तु आप ला दो, वो केवल उस वस्तु की एक ही विशेषता को पकड़ लेगा और उस विशेषता के आधार पर क्या दे देगा? अपना निर्णय दे देगा। अपना निर्णय यानी अपना उसने जो सोचा है निर्णय, डिसीजन जो भी है वो दे देगा, केवल एक विशेषता के आधार पर। उसको तो बोलते हैं केंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण का मतलब क्या होता है? बालक सामने रखी वस्तु की हर विशेषता को देखेगा, हर विशेषता को देखेगा और हर विशेषता को देखने के बाद अपना जजमेंट देगा, अपना निर्णय और डिसीजन देगा। अब देखते हैं कैसे। वापस से मैं आपको ऐसे ही समझाता हूँ। ये मैंने बोतल ले ली, ये मैंने डब्बा ले लिया। कल मैंने आपको यही एग्जाम्पल बताया था तकिए वाला और ऐसा ही कुछ का नाम है एक बाट वाला। आज मैं आपको ये वाला एग्जाम्पल बताता हूँ। ये मैंने बोतल ले ली, तकिया क्या दूसरे रूम में रखा है, इस वजह से मैं लेके नहीं आया, आप इससे समझ लीजिए। ये मैंने बोतल ले ली, ये मैंने डब्बा ले लिया। अब मैंने बालक से बोला बता भाई किस में ज़्यादा पानी आएगा? तो बालक क्या देखता है? बालक देखता है डब्बे की चौड़ाई भी ज़्यादा है और डब्बे की मोटाई ज़्यादा है, लेकिन बोतल की चौड़ाई तो कम है लेकिन लंबाई ज़्यादा है और मोटाई कम है। तो बालक बोलता है दोनों 1-1 लीटर की है। तो बालक बहुत सारी चीज़ों को देख रहा है। बालक ने इसमें क्या देखा? इसमें देखा हाइट कम है, कोई दिक्कत नहीं है, मोटाई ज़्यादा है इसकी चौड़ाई ज़्यादा है, इसका आयतन इसके बराबर है। और बालक इसको देख रहा है तो क्या बोल रहा है? इसकी तो लंबाई ज़्यादा है, गोलाई कम है, चौड़ाई कम है, लेकिन इसका और इसका आयतन बराबर है। तो बालक क्या बोलता है? दोनों में बराबर पानी आएगा। तो बालक ने पूरी विशेषताएं देखी इन दोनों चीज़ों की, उसके बाद ही तो अपना डिसीजन दिया कि दोनों में बराबर पानी आएगा। लेकिन कल क्या हो रहा था, जब वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में था तो बालक क्या कह रहा था कि यार बोतल लंबी है तो बोतल में ज़्यादा पानी आना चाहिए। तो बालक ने केवल एक ही विशेषता को देखा कि बोतल लंबी है तो बोतल में ज़्यादा पानी आना चाहिए, जबकि हकीकत तो ये है कि दोनों का आयतन सेम है, दोनों में ही सेम पानी आएगा। तो विकेंद्रीकरण का मतलब ये होता है कि बालक उस वस्तु की सारी विशेषताओं को देखता है, उसके बाद अपना डिसीजन, अपना निर्णय बताता है और चीज़ों को अच्छे से समझ पाता है। इसको ही बोलते हैं विकेंद्रीकरण, जिसको बोला जाता है डिसेंटरिंग। तो आपको याद रखना है केंद्रीकरण, सेंट्रेशन किस अवस्था का गुण है?
पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जिसे प्री ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं, टाइम पीरियड 2 से 7। लेकिन विकेंद्रीकरण जिसे डिसेंटरिंग या डिसेंट्रेशन कहते हैं, किस अवस्था का गुण है? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जिसे स्थूल संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं, टाइम पीरियड होता है 7 से 11। आई होप आपको विकेंद्रीकरण यानी डिसेंटरिंग अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद इसकी अगली विशेषता को देखते हैं। अगली विशेषता का नाम है भाषा का पूर्णतः विकास। तो देखिए, भाषा का पूर्णतः विकास किस अवस्था से संबंधित है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से संबंधित है। देखिए कैसे, जब बालक पैदा होता है 1 से 2 साल का, जब वो जन्म से लेकर 2 साल तक होता है, तब तो वो 1-2 शब्द बोल पाता है, केवल मम्मी बोल लेगा, ज़्यादा ज़्यादा पापा बोल लेगा। लेकिन बालक जब 2 से 7 वर्ष का होता है यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है, तब वो बोलना चालू कर देता है, पापा मुझे बाजार जाना है, मम्मी मेरे लिए फल ले आना। लेकिन जब बालक उन भाषा को बोलता है तो वो व्याकरणिक त्रुटि कर देता है, ग्रामेटिकल त्रुटि वो कर देता है। कैसे करता है? बालक बोलता है, अगर लड़का है तो बालक बोलता है, मम्मी मेरे को आम खानी है, मम्मी मेरे को आम खानी है। और पापा से बोलता है, पापा आप बाज़ार क्यों नहीं जाती हो, पापा आप बाज़ार क्यों नहीं जाती हो। तो छोटा बालक भाषा सीख तो जाता है 2 से 7 वर्ष का, लेकिन ग्रामेटिकल मिस्टेक वो कर देता है। लेकिन जब वो इस अवस्था में आता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आता है, जिसका टाइम पीरियड 7 से 11 है, तो बालक की जो भाषा है उसका पूर्णतः विकास होता है। अब वो ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं करेगा। अब वो यही बोलेगा, पापा आप बाज़ार कब जाओगे। वो ये नहीं बोलेगा पापा आप बाज़ार कब जाओगी। वो ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं करेगा। ग्रामेटिकल मिस्टेक मतलब ये वर्ब की, सर्वनाम की, विशेषण की, वर्ब मतलब क्रिया वही, संज्ञा की, इनकी कोई त्रुटि नहीं करेगा बालक इस अवस्था में। अब आपने देखा होगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 में कई बालक गाना गाते हैं तो वो अखला अखला के गाते हैं, क्योंकि वो सही से नहीं बोल पाते ना किसी चीज़ को। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको वो सही से नहीं बोल पाते। तो उस अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, वो आधारभूत भाषा कौशल की अवस्था है। ध्यान रखना, वहाँ भी मैंने ये लिखाया था, वहाँ मैंने लिखाया था आधारभूत भाषा कौशल की अवस्था कौन सी है, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसे प्री ऑपरेशनल स्टेज बोला है। लेकिन मैंने यहाँ लिखा है कि भाषा का पूर्णतः विकास किस अवस्था में हो जाता है, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में हो जाता है। यह आपको ध्यान रखना है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आधारभूत भाषा कौशल की अवस्था है, जिसमें बालक ग्रामेटिकल मिस्टेक कर देता है। लेकिन इस अवस्था में बालक भाषा का पूर्णतः विकास कर लेता है, वो ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं करता है। आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद हम देख लेते हैं अगली विशेषता, बालक अनुपात को समझता है तथा अनुपात में अंतर को समझता है। बालक अनुपात को समझता है तथा अनुपात में अंतर को समझता है। अब देखिए कैसे, मैं बालक को ये बोल दूं कि राम और श्याम का अनुपात 15:7 है। राम और श्याम का अनुपात 15:7 है, तो किसका अनुपात ज़्यादा है? बालक आंसर बता देगा, राम का ज़्यादा है, क्योंकि वो अनुपात की समझ रखने लगता है। तथा अनुपात में अंतर को समझ जाता है। अंतर को समझ जाता है मतलब अनुपात में तुलना करना भी सीख जाता है वो। जैसे राम का और श्याम का अनुपात 15:7 था, तो मैं पूछूंगा राम का अनुपात श्याम से कितना ज़्यादा है, तो वो माइनस कर लेगा, 15 - 7 = 8, तो बोल देगा राम का अनुपात श्याम से 8 अनुपात ज़्यादा है। तो इस अवस्था में बालक अनुपात को अच्छे से समझ लेता है और अनुपातों में अंतर करना भी सीख जाता है। आई होप ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद हम अगली विशेषता देख लेते हैं, विलोम्यता तथा तार्किक गुणिता। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर आप स्टार लगा लीजिए। विलोम्यता तथा तार्किक गुणिता क्या है? देखिए विलोम्यता तार्किक गुणिता क्या है, आप देखिए। मैंने एक मिट्टी ली बहुत सारी, उसको बारीक पीस लिया। मिट्टी वो है ना, बहुत सारी मिट्टी थी, मिट्टी का डेला था, मतलब उसको पीस लिया, उसमें थोड़ा पानी डाला। अब जो कुम्हार का वो चकला होता है, उस पर मैंने उन मिट्टी को रखा और मैंने एक मटका बना दिया सुंदर सा। मैंने उससे एक मटका बना दिया और बालक को दिखाया, बालक के सामने बना रहा हूँ ये चीज़ में। उस 1 किलो मिट्टी ली मैंने, उस 1 किलो मिट्टी से को पीस कर मैंने पानी डाला और वो कुम्हार वाले चकले पे घुमाकर उसका एक मटका बनाया और बालक को दिखाया कि भाई मटके को देख। बालक ने उस मटके को देखा। अब मैंने क्या करा, उस मटके को तोड़ दिया, वापस से मिट्टी का चूरा चूरा कर दिया, उसमें पानी डाल दिया। वापस से मैंने उस मिट्टी से 1 किलो ही मिट्टी से अब मैंने क्या करा, एक बड़ा वाला जग बना दिया। मैंने एक बड़ा वाला जग बना दिया। अब मैं बालक से पूछूंगा, ए बालक मुझे बताना दोनों में क्या बराबर मिट्टी है, क्या कि कम ज़्यादा मिट्टी है? तो पता है बालक क्या बोलेगा, दोनों में बराबर मिट्टी है, दोनों में बराबर मिट्टी है। तो बालक से पूछो कि भाई बराबर मिट्टी कैसे है, तो बालक बोलेगा पहले भी तो 1 किलो मिट्टी थी और उस 1 किलो मिट्टी से जो आपने मटका बनाया था, उस पूरी मिट्टी को तोड़ के तो आपने एक जग बना लिया। तो बालक में
आकृति को चेंज करके आप बालक को बेवकूफ़ नहीं बना सकते उतनी ही मात्रा में। तो इसको ही बोलते हैं विलोम्यता तथा तार्किक गुणिकता। वो जो बालक ये आंसर दे रहा था ना कि मैंने देखा है आपने 1 किलो मिट्टी ली थी और 1 किलो मिट्टी से आपने मटका बनाया, मटके को तोड़कर वापस आपने जग बनाया, तो ये बालक क्या बता रहा है? ये बालक बता रहा है ठोस व मूर्त आधारित तार्किक चिंतन। तो वो चीज़ों को देखकर तार्किक चिंतन भी कर पा रहा है ना मूर्त रूप में। तो इसको ही बोलते हैं विलोम्यता तथा तार्किक गुणिकता। विलोम्यता तार्किक गुणिकता मतलब क्या होगा? अगर एक ही आकृति को तोड़ मरोड़ कर दूसरी आकृति बना दो और बालक से पूछो उसकी मात्रा में कुछ चेंज है क्या, तो बालक बोलेगा मात्रा में कोई चेंज नहीं है, उस आकृति में चेंज है। मटके से आपने जग बना दिया, आकार में चेंज आ गया, लेकिन मिट्टी की मात्रा में चेंज नहीं आया। मिट्टी इसमें भी 1 किलो थी और मिट्टी उसमें भी 1 किलो थी। इसको मैं एक और एग्जाम्पल समझाता हूँ। मेरे पास एक लोहे का तार है 1 मीटर का। अब वो ऐसा तार है कि मैं उसको मोड़ भी सकता हूँ। पहले मैंने बालक को 1 मीटर लोहे का तार दिखाया, अब मैंने उस तार को बीच में से मोड़ दिया। मैं बालक से पूछूंगा कि भाई दोनों तार का वजन अलग अलग है कि एक ही है? तो पता है बालक क्या बोलेगा? दोनों तार का वजन एक ही है, लेकिन तारों का आकार चेंज हो गया। पहला वाला तार सीधा था, दूसरा वाला तार मुड़ा हुआ है। तो इसको ही बोलते हैं विलोम्यता तथा तार्किकता। ठीक है। और ये विलोम्यता तथा तार्किकता गुण किस आधार पर है? मूर्त आधार पर, मूर्त आधार पर है। आई होप आपको विलोम्यता तथा तार्किक गुणिकता बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद अपन देख लेते हैं तुलना करना सीख जाता है। इस अवस्था में बालक तुलना करना सीख जाता है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, या फिर आप ऐसे लीजिए कि ये 2 मार्कर है मेरे पास ये 2 मार्कर है। एक मार्कर की लंबाई इतनी है, दूसरे मार्कर की लंबाई इतनी है। मैं बालक से पूछूंगा बता भाई कौन सा वाला मार्कर लंबा है? तो बालक बोलेगा ये वाला मार्कर लंबा है, ये तो यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये वाला मार्कर छोटा है। तो बालक तुलना कर पा रहा है, दोनों चीज़ें उसके सामने हैं, वो तुलना कर पा रहा है कि ये चीज़ बड़ी है। आप बालक से, जैसे इसको एक और एग्जाम्पल से समझिए, मैं खड़ा हूँ, मेरे बगल में कोई मुझसे लंबा व्यक्ति खड़ा है। अब मैं इस अवस्था के बालक से पूछूंगा जो 7 से 11 की अवस्था में कि बता भाई हम दोनों में कौन बड़ा है? तो बालक हम दोनों की तुलना करेगा और देखेगा कि ये वाले व्यक्ति बड़ा है कि मैं बड़ा हूँ। फिर वो देखेगा, फिर वो बोलेगा ये वाला व्यक्ति बड़ा है क्योंकि उसकी हाइट ज़्यादा है। तो बालक मूर्त रूप से तार्किक चिंतन भी कर रहा है, बालक तुलना भी कर पा रहा है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि तुलना करना सीख जाता है। इसकी अगली विशेषता देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट विशेषता है। 3 बार प्रश्न आया है यहाँ से, इस पर भी आप डबल स्टार लगा ही लीजिए। वैसे मैं अवस्थाओं को इस तरीके से समझा रहा हूँ कि बिना स्टार के आपको ये अवस्था है बहुत अच्छी तरीके से याद रह जाएगी और बहुत अच्छी तरीके से इन अवस्थाओं का आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। बस मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, कृपया करके इनके नोट्स बना लेना। मैं केवल कीवर्ड ही लिख रहा हूँ, इनकी पूरी डेफिनेशन नहीं लिख रहा मैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी फिर। तो आप इस वीडियो को 2 बार देखकर, चाहे 3 बार देखो, लेकिन नोट्स 1 बार कंप्लीट कर लिया ना आपने, तो बार बार की मेहनत खत्म आपकी। साइकोलॉजी 1 बार ही पढ़ी जाती है और 1 बार ही पढ़िएगा आप और बहुत अच्छी से पढ़ लीजिएगा तो ये खत्म हो जाएगी। अब देखिए, दिशा व मानचित्र, जिन्हें नक्शा बोला जाता है मानचित्र को, कि समझ का विकास हो जाता है। तो ये प्रश्न पूछा गया था, दिशा व मानचित्र नक्शों की समझ का विकास बालक में जीन पियाजे की कौन सी संज्ञानात्मक विकास की अवस्था में होता है? तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था इसका आंसर था, जिसे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज बोला जाता है। टाइम पीरियड 7 से 11। देखिए बालक को समझ में आएगा इस उम्र में पूरब क्या होता है, पश्चिम क्या होता है, उत्तर क्या होता है, दक्षिण क्या होता है, ईस्ट क्या होता है, वेस्ट क्या होता है, नॉर्थ क्या होता है, साउथ क्या होता है। बालक को दिशाओं का ज्ञान दे सकते हैं इस उम्र में। पैदा होते तो बालक को बता नहीं दोगे कि कोई बालक पैदा हुआ आपने उसको बता दिया ये पूरब है, वो नहीं समझेगा इस बात को। कभी 4 साल का जो बालक है उससे कहना भाई पूरब किधर है, उसको नहीं पता पूरब किधर है। उससे पूछना पश्चिम किधर है, वो नहीं जानता पश्चिम किधर है। तो बालक को दिशा का ज्ञान कब होता है? जब वो 7 से 11 साल का हो जाता है। इस अवस्था में बालक को दिशा का ज्ञान होने लग जाता है। बच्चा नक्शे समझता है, बच्चा मानचित्रों को समझता है। दिल्ली का मानचित्र बताओ, भारत का बताओ, यूरोप का बताओ। तो बालक मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में दिशा को समझने लगता है, मानचित्र और नक्शों को समझने लगता है। समझ में आ गया? इसके बाद आई होप ये तो आपको समझ में आया होगा। इसके बाद अब देख लेते हैं, आरोही अवरोही क्रम को समझता है। इस अवस्था में बालक आरोही अवरोही क्रम को समझता है। आरोही अवरोही मतलब, आरोही का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम, अवरोही का मतलब होता है घटता हुआ क्रम। अब देखिए इसको आप कैसे याद रखोगे। आरोही मतलब बढ़ता हुआ क्रम। जब बालक आपको 1 से लेकर 10 तक गिनती सुना रहा है तो उसको पता है ये गिनती बढ़ती जा रही है। और जब आप बालक से बोल रहे हो ले भाई 10 से 1 तक सुना, तो बालक आपको 10 से 1 तक सुना भी रहा है तो उसको पता है गिनती घट रही है। तो बालक को आरोही क्रम का भी ज्ञान हो गया और अवरोही क्रम का भी ज्ञान हो गया। इसका मतलब ये, आप बालक को 4 नंबर दे दो, 1, 10, 20, 40, और बालक से बोलो आरोही क्रम में जमा, बालक जमा देगा बढ़ते हुए क्रम में। आप बोलोगे इन नंबरों को अवरोही क्रम में बढ़ा या अवरोही क्रम में जमा, तो बालक जमा देगा। और अच्छे एग्जाम्पल दूँ,
आपके घर में कोई भी ऐसे बच्चे को पकड़ लेना जिसकी उम्र हो 7 से 11 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, बस वो टाइम पे स्कूल गया हो, 6 साल से उसका स्कूल में एडमिशन हो गया हो, उसका कोर्स देखना आप उस बच्चे का। ये सवाल मिलते हैं मैथमेटिक्स में, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, जब बालक 7 से 11 वर्ष का होता है, इसी अवस्था में सवाल दिए जाते हैं। पेपर की जो मैथमेटिक्स का जो पाठ्यक्रम होता है उसमें 7 से 11 वर्ष के जो बालक रहते हैं उनके लिए ये पाठ्यक्रम रहता है आरोही अवरोही क्रम। तो इस अवस्था में बालक में आरोही अवरोही क्रम का ज्ञान हो जाता है। आई होप ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगला देख लेते हैं लास्ट विशेषता, लंबाई, संख्या, भार, आकार आदि को समझ लेता है। मुझे लगता है ये लाइन मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना समझ लिया तो ये लाइन आसानी से समझ में आ जाएगी। देखिए लंबाई कैसे, वो हम दोनों लड़के खड़े थे तो मेरे बालक ने बताया था ये लंबा है, तो लंबाई में बालक को समझ में आ गया है। ये मैंने मार्कर वाला एग्जांपल बताया था, बालक को लंबाई समझ में आ गई है। संख्या 1 से लेकर 10 तक भी गिनती सुना रहा है, 10 से लेकर 1 तक भी सुना रहा है, संख्या की भी जानकारी बालक को है। भार, भार मतलब वेट, 5 किलो के 1 किलो की रुई में ज़्यादा वजन है कि 1 किलो के बाट में, बालक को भार में अंतर पता है भैया, दोनों में बराबर है, तो भार का भी बालक को समझ में आ गया। आकार, भाई मिट्टी से मैंने जग बना दिया और उसी मिट्टी से मैंने घड़ा बना दिया, बालक को आकार की भी समझ है कि आकार में अंतर है, मात्रा में अंतर नहीं है, तो आकार भी बालक समझ पा रहा है। तो बस यही है लास्ट वाली विशेषता, लंबाई, संख्या, भार, आकार आदि को समझ लेता है। ये सारी की सारी विशेषता है आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज की, जिसका टाइम पीरियड 7 से 11 वर्ष होता है। मैंने इस अवस्था को अपना 100% देकर आपको समझाने का प्रयास किया है। फिर भी अगर मेरे द्वारा इस वीडियो में आपको कोई कमी लगती है या लगता है कि मेरे को धीरे बोलना चाहिए या मुझे लगता है कि मैं तेज़ बोलता हूँ, तो आप मुझे सजेशन दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि इसमें से आपको कौन सी विशेषताएं समझ में नहीं आई। अगर इनमें से किसी विशेषताओं पर आपको डाउट लगता है तो भी आप कमेंट करके मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। आपने इस वीडियो को पूरा देखा और मुझे सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर आप मुझसे साइकोलॉजी पढ़ना चाहते हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आपके लाइक, शेयर और बेल आइकन दबाने से, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं अच्छा इंप्रूवमेंट करूँगा। थैंक यू।